पल आपके साथ। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील को मान लिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। सर्वोच्च अदालत में इस मामले पर कल भी सुनवाई होगी, तो संसद में अभी भी इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। क्या हुआ आज इस मुद्दे पर दिन भर, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। बताएंगे संसद में क्या हुआ है आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज। होगी बात कैबिनेट के बड़े फैसलों की, दिखाएंगे खबर हर घर तिरंगा यात्रा की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले। देश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी। यूपी की राजधानी लखनऊ मेट्रो में करीब 12 किलोमीटर लंबे फेज 1B को भी हरी झंडी। अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट जल विद्युत प्रोजेक्ट को मंजूरी। एसआईआर पर हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा, चुनाव आयोग का यह कहना ठीक है कि आधार को अपने आप में नागरिकता साबित करने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। एसआईआर पर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच ही दोनों सदनों से पास हो रहे अहम बिल। राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 हुआ पास। लोकसभा में खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक हुआ पास। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले जले हुए नोटों के बंडल के मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यों वाली समिति बनाने का किया ऐलान। जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी आचार्य करेंगे जांच। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। खुदरा महंगाई जुलाई में कम होकर 8 वर्षों के निचले स्तर 1.55% पर रही। खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी की वजह से गिरी महंगाई। भारत की नम्रता बत्रा ने रचा इतिहास। वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत को दिलाया पहला पदक। चीन में आयोजित हुए 2025 वर्ल्ड गेम्स में जीता रजत पदक। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 4 सेमीकंडक्टर के प्लांट या परियोजनाएं लगाने का फैसला लिया है। इसके तहत ओडिशा में 2, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 1-1 परियोजना लगाई जाएगी। इन परियोजनाओं से देश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता आएगी, तो दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। मोदी सरकार ने यूपी की राजधानी लखनऊ में करीब 12 किलोमीटर लंबे मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को भी आज केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। देश में जल्द ही नई सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में बीते वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में कई गुना न केवल बढ़त हुई, बल्कि निर्यात में भी कई गुना तेजी आई। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और अहम फैसला लिया। देश के अलग अलग शहरों में सेमीकंडक्टर की कुल 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ओडिशा में 2 इकाई, पंजाब में 1 और आंध्र प्रदेश में 1 नई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ओडिशा के भुवनेश्वर में बनने वाली चिप का इस्तेमाल रक्षा, अंतरिक्ष उपकरणों, सैटेलाइट, रॉकेट और रेल इंजनों में किया जाएगा। 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 4,500
94 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। कैबिनेट ने एक और अन्य अहम फैसले में यूपी की राजधानी लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी दी है। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट से चारबाग होते हुए मुंशी पुलिया तक पहले से ही मेट्रो चल रही है। अब चारबाग से बसंत कुंज तक कुल 11.65 किलोमीटर लंबी मेट्रो को मंजूरी मिली है। 5,801 करोड़ रुपए की इस परियोजना में कुल 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का, ये कंप्लीट इसका नक्शा है। और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है, लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके साथ ही कैबिनेट ने क्लीन ग्रोथ की दिशा में अहम फैसला लिया। अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट जल विद्युत प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। कुल 8,146 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित अवधि 72 महीने है। तातो 2 प्रोजेक्ट शी-योमी जिले में है, 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 2.7 बिलियन यूनिट्स पावर एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 साल में कंप्लीट करेंगे। मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में 10.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके चलते देश की आर्थिक प्रगति को रफ्तार मिली है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लगातार बढ़ावा दे रही है और आज के 4 नए सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट के साथ भारत में अब 6 राज्यों में फैले 1.6 लाख करोड़ रुपए के 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस भारत को इस दिशा में काफी तेजी से आगे ले जाएंगे। भारत का सेमीकंडक्टर सपना तेजी से हकीकत बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही प्रगति पर हैं। कुल 4,600 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली ये इकाइयां 2,000 से अधिक कुशल नौकरियां और अप्रत्यक्ष रूप से कई हजार रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इन परियोजनाओं के साथ ही भारत में अब 6 राज्यों में फैले 1.6 लाख करोड़ रुपए के 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 के लिए 4 देश भारत के साथ साझेदारी करेंगे। Singapore, Malaysia, South Korea and Japan. They have decided to become partner countries and they'll be having large pavilions within the Semicon. Recently 60 companies from Japan visited India और semiconductor से related थी सब की सब, and they all are very happy with the progress and they would like to set up their units in our country. भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन निर्माण का अहम केंद्र बन गया है। वहीं ये पहल भारत के चिप डिजाइनर क्षमता को भी मजबूत कर रही है। 278 संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स में सरकारी सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और अब तक 60,000 से अधिक छात्र प्रशिक्षित हो चुके हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात SIR की। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण के मामले पर देश में सियासत लगातार कई दिनों से गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की दलील को ये कहकर माना है कि आधार कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच ये पूरा मुद्दा राजनीतिक रूप से उफान पर है। संसद में आज भी इस मामले पर गतिरोध बना रहा और लगातार चौथे सप्ताह मानसून के सत्र में कामकाज बाधित होता दिखाई पड़ा। बिहार में SIR के मसले पर लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए किसी व्यक्ति को सभी दस्तावेज देने की जरूरत होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यहाँ दिक्कत है कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का ही हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा ही। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि बिहार में केवल 3% लोगों के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट है, 2.7% लोगों के पास पासपोर्ट है, वहीं 14.71 के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये कोई दमदार दलील नहीं है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लोगों के पास कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ही। सिम कार्ड खरीदने के लिए, ओबीसी, SC ST का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। उनके पास आधार और राशन कार्ड तो होगा ही। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग आधार को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट से ये पता चलेगा कि आप उस जगह के निवासी हैं। आप वो दस्तावेज दीजिए, फिर आयोग की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि ये दस्तावेज सही है या नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड तो आयोग स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग का ये कहना ठीक है कि आधार को अपने आप में नागरिकता साबित करने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। इस बीच SIR को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने मंगलवार को भी नारेबाजी के बीच चर्चा की मांग की। विपक्ष जहां SIR को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा या आपत्ति नहीं दर्ज करवा पाए हैं। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। इस बीच चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 12 अगस्त सुबह 10 बजे तक 13,970 निर्वाचकों ने सीधे दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन बिहार से दिल्ली तक हंगामा करने वाले राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची संबंधी अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने बताया कि पूरे बिहार में 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के कुल PLA 1,60,813 हैं। इनमें से किसी भी पार्टी के BLA ने निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आपत्ति नहीं की है। इन BLA में कांग्रेस के 17,549, राजद के 47,506 PLA भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद आपत्ति दर्ज कराने संबंधी प्रक्रिया शुरू की थी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। SIR की लड़ाई संसद से सुप्रीम कोर्ट तक आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई जो कल भी जारी रहेगी, तो उधर संसद में गतिरोध इस मसले पे बना हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद। उनका परिचय आपसे कराते हैं। रत्नेश कुशवाहा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आधार का एक बड़ा आधार विपक्ष लेकर चल रहा था, उसको नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना गया है। कम से कम वो एक दलील जो लगातार विपक्ष देता रहा है, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट पे टिकती नजर नहीं आ रही है। निखिल जी, निखिल संभवतः आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। माफ कीजिएगा जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं कह रहा था कि अभी तक विपक्ष ने ये नहीं कहा कि आप आधार को नागरिकता का सबूत मानिए। विपक्ष ने ये कहा है कि अगर हर चीज के लिए, सरकार के हर बेनिफिट के लिए, एयरपोर्ट चेक इन के लिए, हर चीज के लिए, बैंक खोलने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए अगर हम आधार यूज कर सकते हैं, तो हम मतदाता सूची के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिक्कत यह है, इतने सालों में आजादी के आज तक भारत सरकार ने कोई भी एक दस्तावेज नहीं बनाया है या नियुक्त करा है जिसे हम नागरिकता का पूर्ण प्रमाण मान सकें। बहुत लोगों को लगता होगा कि पासपोर्ट भी पूर्ण प्रमाण है, पर मैं बता दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जजमेंट कहती है कि नहीं, पासपोर्ट भी पूर्ण प्रमाण नहीं है।
उसके बाद सबसे अगला जो आप एक प्रमाण समझ सकते हैं कि यही सबसे मजबूत नागरिकता का प्रमाण होगा, वो हमारा वोटर आईडी कार्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो नागरिक नहीं है वो वोट नहीं कर सकता। उसके अलावा जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो या तो आपका स्कूल पास करने के हैं, या आपके पैदा होने के हैं, या आपके किसी जॉब करने के हैं, वो नागरिकता के प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने जब 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी तो उसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डाल दी। अब मुझे ये बताइए, मैट्रिकुलेशन करने के लिए क्या आपको नागरिक होना जरूरी है? नहीं। क्या आपसे कोई नागरिकता का प्रमाण उससे पहले लिया जाता है? नहीं। और यही बात एक पहली हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बोली। और एक और चुनाव आयोग जो एक मुद्दा लेके आता है कि नहीं, आधार हम इसलिए नहीं इंक्लूड करना चाहते बिकॉज बहुत डुप्लीकेशन है, बहुत फर्जी आधार बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फर्जी तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पीएचडी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ बन जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अपने नागरिकों को हम वोट ही नहीं करने देंगे? चुनाव आयोग ने आज 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। निखिल जी, तो फिर समस्या तो ये कि अगर तमाम चीजें फर्जी तरीके से हो गई हैं तो वोटर भी फर्जी हो सकता है। तो इसीलिए तो एसआईआर चल रहा है, तो शायद इसीलिए इतनी बड़ी पूरी कवायद की जा रही है उन चीजों को मिलान करने को लेकर। मैं आगे बढ़ता हूं, रत्नेश कुशवाहा जी। रत्नेश जी, सवाल ये है कि अगर पूर्ण नागरिकता को लेकर एक पूरी व्यवस्था क्यों नहीं है जो अपने आप में फुल प्रूफ हो? ये भी व्यवस्था करना तो सरकारों का काम है। रत्नेश जी देखिए, मैं पहले अपनी बात आर्येंद्र जी बताने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि एसआईआर क्यों कराना आवश्यक था। एसआईआर ऐसी बात के लिए तो कि पूरे देश में यह बात उठ रही है कि वोटर लिस्ट में विसंगतियां हैं, कोई भी विसंगति आएगा तो उस विसंगति को कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा, एक इंटेंसिव आपको एक प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। उस प्रक्रिया चलाने के लिए कुछ मापदंड होंगे, उस मापदंड के कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और उस डॉक्यूमेंट को देने के बाद, जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट तो फर्जी हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट को फिर वेरिफिकेशन करने के लिए वहां पर एक बीएलओ बना हुआ है जो हर बूथ पे चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में है। साथ ही साथ हर राजनीतिक दलों का वहां बीएलए होते हैं, बीएलए जिसको बूथ लेवल एजेंट कहते हैं। इन सब के कोऑर्डिनेशन से वेरिफिकेशन के बाद ही कोई मतदाता माने जो फाइनल प्रकाशित सूची होगी उसमें प्रकाशित होगी। ठीक है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स ले आ सकते हैं, लेकिन बीएलए जो होता है वो उसी बूथ का मतदाता होता है, मतलब वहीं का रहने वाला व्यक्ति होता है। बीएलओ जो होता है वहीं पे काम करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जितनी भी पारदर्शी तरीके से बनाई जा सकती थी, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। परंतु इस देश में विपक्षी दलों को एक आदत सी बन गई है कि हर विषय का विवाद बनाकर और इस देश में अनरेस्ट बनाने का, वातावरण करने का, एक वातावरण बनाने का काम है। नहीं रत्नेश जी, आरोप ये लगता है कि आप लोग मिलकर चुनाव जीत लेते हैं, उनके वोट कटवा देते हैं, अपने जुड़वा लेते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं आप पे। रत्नेश जी देखिए, उनके पास ही आरोप लगाना। अभी कुछ दिन, एक साल पहले तक वो आरोप क्या लगा रहे थे कि हम लोग यहाँ जो मतदान करते हैं हम लोग उसमें ईवीएम में छेड़छाड़ कर रहे थे, ईवीएम हैक कर ले रहे थे। अब ईवीएम के बाद जब महाराष्ट्र चुनाव आ रहे तो कहे कि वहां हमने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया, उसके बाद फिर अब बिहार आ रहे तो कह रहे हैं कि हम लोग नाम हटा दे रहे हैं। तो हर तरफ से इनकी बातें चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चल सकती है? कहीं हम नाम जुड़वाने से जीत जा रहे हैं, कहीं हम नाम कटवाने से हार जा रहे हैं। और जहां तक बैंगलोर का जो बात राहुल गांधी ने किया, बैंगलोर में तो कर्नाटक में उनकी सरकार थी, उनके सरकार के समय यह वोटर लिस्ट बना, तो क्यों नहीं बता रहे कि उनके सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उसका अनुसंधान कर ले। ठीक है, अनुसंधान कर लेते हैं। ठीक, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद हैं। आता हूं रत्नेश जी आपके पास। अवधेश जी, सवाल ये है कि आधार को लेकर एक पूरी लंबी बहस शुरू हो गई थी जब से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई चल रही थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद आधार को लेकर कम से कम स्पष्टता आई आधार कार्ड को लेकर कि आखिर इसको नागरिकता का एक अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। देखिए, ये विषय आधार और वोटर आई कार्ड का है ही नहीं हमारी राजनीति में जी। जो इस देश का विपक्ष है वो सैद्धांतिक रूप से चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर चुका है। तो फिर चुनाव आयोग जो भी काम करेगा उस पर ये प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। अब ये एक बड़ी समस्या है। उसके लिए चूंकि आप बाहर तो राजनीति में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तब आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। इसीलिए वहां एक एक विषय पर बातचीत हो रही है और बहस हो रही है। मैं तो निजी तौर पर आपके साथ भी ये बोल चुका हूं कि आधार कार्ड जब आया था तो यही मान्यता थी कि ये धीरे धीरे बाकी कार्ड को ये रिप्लेस करेगा जी। लेकिन अब आधार कार्ड के लिए अगर एक नया सेंटर पश्चिम बंगाल में खुल गया हुआ है कि कोई घुसपैठी आ जाए, कहीं से आ जाए, 24 परगना से उसका आधार कार्ड बन जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने बाजाबता लोकसभा में
ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जितने भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उसमें ज्यादातर के पास आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड 24 परगना पश्चिम बंगाल का पड़ा है जी। तो आधार कार्ड को तो क्वेश्चन में कौन लाया है? अगर पश्चिम बंगाल में नई एजेंसी नहीं खुली होती 24 परगना में, चाहे वो दिल्ली में आदमी पकड़ा रहा है, मुंबई में पकड़ा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, बिहार में पकड़ में आ रहे हैं, उनके पास 24 परगना का आधार कार्ड निकल रहा है। तो समस्या इससे आ गई है कि भाई कैसे हो सकता है, आबादी कहीं है 100, आधार कार्ड है 120, ये कैसे हो गया हुआ है? तो वो समस्या आई है। इसलिए चुनाव आयोग ने कि हम तो मतदान तो आधार कार्ड जिसका है वो पहचान पत्र के रूप में रखे जी। लेकिन हमको अगर इसको वोटर बनाना है, क्योंकि भारतीयों को ही अधिकार है, तो हम जरा और भी एक आध पेपर जो संभव हो देख करके तब मान्यता देंगे। ये उसमें आया है, अभी देखेंगे उस पर क्या होता है। लेकिन ये जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाले जी, वो सैद्धांतिक रूप से इस बात के ही विरुद्ध हैं कि इस देश में कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। ये इस सिद्धांत के विरोध करने गए हैं, अलग अलग बहाने से उसको रोकने की कोशिश हो रही है कि मृत कैसे आ गए हैं। आज एक सोशल मीडिया पर चल रहा है कि योगेंद्र यादव जी ने एक मृत का नाम था उसको जिंदा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। पता नहीं कैसे चल रहा है, हम लोगों ने तो अभी तक ये खबर देखी नहीं है, हो सकता है वो भी, लेकिन अभी तक तो ये कहीं मीडिया में कहीं नहीं है खबर, नॉर्मल मीडिया में। तो ये जो इस समय की परिस्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं कर सकती है, इसलिए उसकी भी अपने सीमाएं हैं। लेकिन तथ्यों पे तो बात होगी और तथ्य तथ्यों पर रखने बात पड़ेंगे होगी, और लेकिन आपको जो पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है उस पर तथ्य ठीक पर है, तो नहीं होगी ना। उस पर भी आता हूं। निखिल जी, सवाल यह है कि 1 तारीख से लेकर अभी तक लगातार तमाम आपत्तियां दर्ज कराई जानी थी, लेकिन कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जबकि 65 लाख नाम कट गए को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है। तो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना और तथ्यों के साथ बात करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? अवधेश जी, पहली बात तो चुनाव आयोग बिल्कुल भी एक ट्रांसपेरेंट संस्थान नहीं बचा है। इवन बिहार की एसआईआर के बाद जो उन्होंने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करे थे, जो पहले जो आपके डिजिटल फॉर्मेट वाले होते हैं वो करे, उसके बाद उन्हें हटा के स्कैन्ड प्रिंटेड पेजेस को डाला गया। क्यों डाला गया? उस पर सर्च फीचर हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसका कोई कारण नहीं है। इसमें इफ एनीथिंग सरकार के इलेक्शन कमीशन के ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, लोगों का ज्यादा समय व्यर्थ होता है। और रही बात की आप जब कई लोग कहते हैं कि समूचा विपक्ष इस देश के हितों के खिलाफ काम करना चाहता है, संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ बात करना चाहता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि देश के आधे से ज्यादा मतदाताओं ने इसी विपक्ष को वोट दिया। जो ये निखिल जी, मेरा सवाल शायद पहुंचा नहीं अब तक। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल ये पूछ रहा था, बिहार के एसआईआर में 12 दिन के खत्म होने तक कांग्रेस ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई है? 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम कटने की बात कर रहा हूं। मैं वो पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, शायद आपने सुना नहीं, मैं दोबारा पूछता हूं। मैं पॉइंटेड जवाब उसका दे देता हूं। मैं उसी जवाब पर ही आ रहा था जी, कि विपक्ष की पार्टियों ने आपत्तियां दर्ज कराते हैं, पिटीशंस दर्ज होती हैं, लेकिन चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से ये खबरें प्लांट करता है कि कुछ नहीं हुआ है। सर वो सूत्र नहीं, सर वो रिकॉर्ड दे रहे हैं। निखिल जी, नहीं, निखिल जी, चुनाव आयोग विज्ञप्ति जारी करके पूरा कॉलम देता है कि इंडिविजुअल कितने लोगों ने दिया है, वो हजारों की संख्या में, और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे वो 0 है। वो एफिडेविट नहीं, वो एक तरीके से रिलीज जारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो गलत है क्या? आर्येंद्र जी, आप खुद बताइए, बिहार इतना बड़ा राज्य है, उसमें दसियों हजारों बूथ है, मेरे ख्याल से कुछ 60,000 बूथ हैं बिहार में। आपको लगता है कि किसी भी पार्टी के किसी भी बीएलए ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं? चुनाव आयोग क्लियर कह रहा है, आप लोग खारिज नहीं कर रहे हैं। आप कहिए कि वो गलत है और आप उसका प्रूफ दीजिए कि नहीं सर हमने इतना ये किया, आप खारिज कीजिए सर उसको। नेता प्रतिपक्ष ने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन करी, उसमें नहीं दिया, उसमें नहीं दिया। महादेवपुरा बेंगलुरु की विधानसभा था, मैं एसआईआर बिहार की बात कर रहा हूं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी तक एक भी आपत्ति कांग्रेस ने दर्ज क्यों नहीं की? आर्येंद्र जी, जब चुनाव आयोग उस चीज पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जब वो नेता प्रतिपक्ष को नहीं सुनना चाहते, क्या वो बीएलए को सुनेंगे किसी पार्टी के? मतलब आप ये नहीं चाहते जो छूट गए हैं उनका नाम लिस्ट में आए, आप ये नहीं चाहते? मतलब कांग्रेस ये नहीं चाहती? मैं चाहता हूं कि जो छूट गया है उसका नाम लिस्ट में आए, जो फर्जी वोटर है उसका नाम लिस्ट से कटे। सर आपने कहा आपत्ति दर्ज कराई है, मैं वही तो पूछ रहा हूं, पॉइंट सवाल फिर से पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग के साथ ही तो दर्ज कराएंगे, और अगर चुनाव आयोग मना कर रहा है कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी दर्ज नहीं कराई आपत्ति। आर्येंद्र जी, चुनाव आयोग तो पिछले 6 महीने में, 1 साल में कितनी बारी झूठ बोलता हुआ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? सवाल है, कोई जवाब नहीं दे रहे। रत्नेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अवधेश जी आपसे पहले जवाब ले लेता हूं कि चुनाव आयोग रिलीज जारी करके कह रहा है, कॉलम में 0-0 दिखा रहा है, सारी पार्टियों का कोई आपत्ति नहीं की है। निखिल जैन हमारे पास बैठ के इस बात को कह रहा है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है।
चुनाव आयोग वही मैं कह रहा हूँ। जैन रत्नेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अगर रत्नेश जी से एक रिएक्शन ले लूँ आपका आपके पास। हाँ, उसमें पहली बात तो कि इनका कहना है कि किसी ने इतने लोगों रत्नेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड जरा। अवधेश जी से इस पर रिएक्शन ले रहा था, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबी उन्होंने व्यवस्थाओं संस्थाओं को काम करते देखा। मैं आता हूं आपके पास में। ऐसा है कि अगले सुनवाई में ये संभव है कि चुनाव आयोग एफिडेविट डाल के ये दे दे सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो प्रेस रिलीज जारी कर रहा है जी, और उसमें उसके प्रेस रिलीज जारी का मतलब है कि उसके पास पूरी सूची है कि कहां किन किन नाम पर कैसे आपत्ति आई है जी, तो वो दे रहा है। हाँ। अब इस समय आप जो पूछ रहे हैं क्यों नहीं दर्ज कराई, राहुल जी ने एक राष्ट्रीय नीति बना दिया है कांग्रेस का कि मैं जो बोलता हूं वही मेरा शपथ है। तो वो जब बोलते हैं तो पार्टी पूरी वही करती है कि हम जो बोल रहे हैं उसी को मान लो आप। हमको शिकायत दर्ज करानी ही नहीं। पता नहीं निखिल जैन को कहां से ये लग रहा है कि वो शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल जी ने एक सिद्धांत कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि हमको बोलना है सब, किसी प्रकार के लिखित हमको शिकायत नहीं करनी है, तो वो करेंगे नहीं। दूसरा क्या है कि ये चुनाव आयोग तो छोड़ दिए, बिहार में आपके जमीन स्तर पर अगर कार्यकर्ता नहीं है, आपने बीएलए नियुक्त कर दिया, वहां जाके काम नहीं कर रहे हैं, तो करेंगे कैसे? समस्या वहां है, वो समस्या वहां है। और तीसरा है कि गांव में ऐसा होता नहीं है, एक बूथ पर गांव के लोग रहते हैं, बीएलओ भी स्थानीय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कोई बीएलओ विदेश से तो आते नहीं है, उन भी परिचित होते हैं, सब बैठ के आपस में तय करते हैं कि इनका नाम, इनके पिता का नाम कैसे है, फलाना है, वो तय होता है। जो लड़ाई ऊपर है ना, वो लड़ाई जमीन पर नहीं है वहां। ठीक है रत्नेश जी, सवाल ये है कि जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसको जब ग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है तो कई अभी कमियां खामियां मिल रही हैं। एक राजनीतिक दल के नाते आप लोग जमीन पे क्या कर रहे हैं? आप लोग के माध्यम से भी आपत्तियां अभी तक नहीं आई हैं। रत्नेश जी देखिए, जमीन पर हम लोग पूरी तरह मौजूद है। आप देखेंगे चुनाव का जो बीएलए की सूची है उसमें सर्वाधिक बीएलए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 57,000 बूथों पे है। बिहार में पहले 77,000 बूथ था, जो अभी एसआईआर होने के बाद वो संख्या बढ़ के 92,212 बूथ हो गए, 92,212। तो हमारे सर्वाधिक जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट का जब आपको मिलता है, हमारे बूथ लेवल, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके हर बूथ पे कमेटी है, तो हमने जैसे कोई वोटर लिस्ट मिला हमारे बूथ के अध्यक्ष को, तो हम लोग उसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। जब त्रुटि पाएंगे तब तो कंप्लेन करेंगे, जहां त्रुटि मिलेगी वहां कंप्लेन करेंगे। जिस तरीके से हमारे उप मुख्यमंत्री का नाम 2 जगह दर्ज था, उन्होंने उसकी त्रुटि पाई गई, उन्होंने एक लिखकर आवेदन दिया कि मेरा नाम इससे कट जाना चाहिए। लेकिन आप गौर करेंगे, आरोप तो लगा रही है विपक्षी पार्टियां, लेकिन उनका कैरेक्टर कैसे, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं जी। 3 आरोप लगाने वाले लोग हैं। पहले राहुल गांधी जी ने लगाया कि बेंगलोर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम लोगों का जोड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस देके कहा कि अगर आपके तथ्य में सच्चाई है तो ऑन एफिडेविट आप इस बात को कहिए। राहुल गांधी जी वहां से भाग जाते हैं। दूसरे विपक्ष के नेता बिहार के तेजस्वी यादव जी, उन्होंने पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा नाम कट गया है एसआईआर में। बाद में जब चुनाव का बयान आता है कि नहीं एसआईआर में उनका नाम नहीं कटा है, तो एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेकर चले आते हैं। और जब उनसे वोटर आईडी कार्ड जमा करने के लिए चुनाव आयोग कहता कि यह वोटर आईडी कार्ड कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने नहीं जारी किया, उसको जमा कीजिए, तो आज तक उसको जमा नहीं करते हैं। वो भी अपने आप में ऐसा मामला है बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के पास में 2 रन करना है, ये विपक्षियों का नहीं चलेगा। बिल्कुल रत्नेश जी, थोड़ा समय की सीमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। लेकिन एसआईआर का मामला अपने आप में ऐसा है जो लगातार इस पे कल अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन इस मसले पर संसद में राजनीतिक गतिरोध भी बना हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आखिर संसद में किस प्रकार से हंगामे के बीच पास हुए हैं बिल, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और खबर संसद से जुड़ी हुई एसआईआर के मुद्दे पर मानसून सत्र के चौथे सप्ताह में भी आज भी लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी दलों ने आज भी संसद के दोनों सदनों में कमोवेश दोपहर तक विधायी कामकाज नहीं होने दिया। दोपहर बाद दोनों सदनों में कुछ विधायी कामकाज देखने को मिला। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया, तो भारतीय पत्तन विधेयक 2025 और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा ने पारित कर दिया। उधर राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को भी पारित कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की शुरुआत भी विपक्षी दलों के हंगामे के साथ हुई। दोनों सदनों में विपक्ष के व्यवधान के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दोपहर बाद भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 अहम विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा में संविधान की 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए समय मानसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच हालांकि दोनों सदनों में दोपहर बाद विधायी कामकाज को लेकर प्रगति भी देखने को मिली। राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त रूप से पारित करने के लिए रखा गया, जिसे बाद में पारित कर दिया गया। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवाओं का देश है। लेकिन आज ओलंपिक्स में मेडल टैली में हम पीछे पड़ रहे हैं। हम मेडल टैली में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए हमें नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए देश में एक लॉ लाना बहुत आवश्यक है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना है और उनके कामकाज को विनियमित करना है। इसके प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल शासी निकाय का गठन शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी की स्थापना भी की जाएगी। एनएसबी राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करेगा। विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान भी किया गया है, जबकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघनों के परीक्षण निर्णय हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। यह डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना भी करता है। उधर लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित हो गया। यह विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानून को और मजबूत करने और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। विधेयक के माध्यम से समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और भारतीय समुद्र तटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने का भी प्रावधान करेगा। The Indian Port Bill 2025 is our answer to this challenge. It is the product of extensive consultation with coastal state, industry stakeholders and the public, embodying the spirit of cooperative federalism. साथ ही खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 भी लोकसभा से
पारित कर दिया गया। इस बिल के माध्यम से इससे संबंधित साल 1957 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से खनन क्षेत्र को रेगुलेट किया जाएगा। गौरतलब है कि मानसून सत्र में दोनों सदनों में व्यवधान के चलते चौथे सप्ताह में सरकार विधायी कामकाज को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित करने की प्रक्रिया जारी है। शैलेंद्र मिश्र, अनुज यादव और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर मिले जले हुए नोटों के बंडल के मामले में उनके खिलाफ अब संसद से जांच शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने आज 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई पर आगे बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, जिसके बाद इस मामले को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर देखा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आंतरिक जांच में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश पहले ही कर चुकी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर मिले जले हुए नोटों के बंडल को लेकर उन्हें पद से हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है। इस सिलसिले में मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यों वाली समिति बनाने का ऐलान किया है। ओम बिरला ने कहा कि न्यायाधीश अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए एक वैधानिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी आचार्य शामिल हैं। समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें 31 जुलाई 2025 को ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता सहित कुल 146 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। कमेटी गठन के फैसले का तमाम दलों के नेताओं ने स्वागत किया है। कमेटी जांच करके अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। वो रिपोर्ट जो है सो हाउस में प्लेस होगा और उसके बाद नियमतः कार्रवाई की जाएगी। The process will have to take its course. I mean, I think that there is a certain procedure. I don't think that one has to make any comments now. The decision has been made to constitute an impeachment committee. They'll have to look into all the evidence. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित समिति जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को अगर सही पाती है तो महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होगा, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत तथा कुल सदस्यों का बहुमत। इसके बाद ही प्रस्ताव राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। स्वतंत्र भारत में ये तीसरा मौका है जब किसी कार्यरत न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर कोई जज की इम्पीचमेंट के लिए मोशन आता है तो एडमिट हो जाता है, तो स्पीकर उसके बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत। जो कमेटी है वो चार्जेस फ्रेम करती है जजेस के खिलाफ जो इम्पीचमेंट के लिए आगे आया हुआ है, और उसके बाद पूरी इंक्वायरी करने के बाद फाइंडिंग के बाद उस पर एक्शन करके रिकमेंडेशन होती है। जस्टिस वर्मा का मामला मार्च 2025 में सामने आया था। 14-15 मार्च 2025 की रात को मामले की शुरुआत हुई। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को जले हुए नोट मिले। स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों की गड्डियां मिली, जिसके बाद घटना को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा गया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस जांच समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जस्टिस वर्मा का ही स्टोर रूम पर नियंत्रण था। समिति ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की तो तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति पीएम को रिपोर्ट भेजकर महाभियोग की सिफारिश की थी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि हर घर तिरंगा को लेकर किस तरीके से देश में फैली है राष्ट्रीयता की भावना। खबरों पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको वाकिफ कराया। बात करें अभी तक की बड़ी खबरों की तो एसआईआर पर सवाल जारी है, सियासी बवाल। इस खबर के तमाम पहलुओं से हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा हंगामे के बीच संसद से कैसे पास हुए महत्वपूर्ण विधायी बिल, साथ ही साथ जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पर कमेटी गठित की गई है। क्या थी खबर, विस्तार से हमने आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तिरंगा यात्रा की। इन दिनों देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों के बड़े बड़े शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं तो कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। रैलियों से लेकर कार्यक्रमों में आमो खास लोग शामिल हुए तो राष्ट्रीयता की भावना का संचार चारों ओर देखने को मिला है। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश देता हर घर तिरंगा अभियान देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोता जा रहा है। देश के अलग अलग भागों में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के ये नजारे लोगों में देश प्रेम की उत्साह भर देते हैं। हर घर तिरंगा हर भारतीय को अपने घरों में तिरंगा लगाने और हमारे देश की स्वतंत्रता के जश्न में इसे गर्व से फहराने के लिए आमंत्रित करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे सामूहिक गौरव और एकता का एक गहरा प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली भारत मंडपम से इंडिया गेट गोल चक्कर तक आयोजित की गई। इस बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान, युवा और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली के विभिन्न इलाकों से होते हुए देशभक्ति के जज्बे, उमंग और उत्साह से भरी इस यात्रा का समापन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा एक ऐसी ताकत है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। तिरंगा में स्मरण कराता है उन लाखों लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। हर घर तिरंगा का मतलब ये है कि देश का आज़ादी हम जो पर्व मनाते हैं
तो हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र से बीएसएफ जवानों ने तिरंगा हाथ में लिए बाइक रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में जवान हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति के गीत गाते हुए रैली में शामिल हुए। तो वहीं जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल सेक्टर हेडक्वार्टर नॉर्थ की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए वापस हेडक्वार्टर पहुंची। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिरकत किया। मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, सशस्त्र बलों के अधिकारियों का अभिनंदन किया। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। हरियाणा के पलवल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पलवल के इंडोर स्टेडियम में तिरंगा मेला का आयोजन किया गया। तिरंगा मेला में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और तिरंगा थीम संबंधित वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 120 स्वयं सहायता समूह की 1100 महिलाएं 5.5 लाख तिरंगे तैयार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भी हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसी क्रम में गुजरात के भरूच जिले में भाजपा युवा मोर्चा और जिला भाजपा के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके आपको बताएंगे कि 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची है महंगाई की दर। क्या रहा है आंकड़ा और किस वजह से हुई है महंगाई की दर में कमी, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। Yes? तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है? हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के प्रतिभागियों को आज संबोधित किया। मुंबई में हो रहे इस 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में 64 देशों के 300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विज्ञान के विकास की भारतीय परंपरा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत को ट्रेडिशनल और इनोवेशन दोनों की धरती बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के खगोलविदों ने अंतरिक्ष को समझने में दुनिया की हमेशा मदद की है। Today,
We host one of the world's highest astronomical observatories in Ladakh. At 4,500 meters above sea level, it is close enough to shake hands with the stars. Our giant meter wave radio telescope in Pune is one of the world's most sensitive radio telescopes. महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। खुदरा महंगाई जुलाई में कम होकर 8 वर्षों के निचले स्तर 1.55% पर रह गई। किस प्रकार से ये पूरा आंकड़ा रहा है, आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में खुदरा महंगाई जुलाई में कम होकर 1.55% पर आ गई है और ये अपने आप में बहुत कम है। यह महंगाई 8 वर्षों यानी कि जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। जून 2017 के बाद 8 वर्षों का सबसे निचला स्तर महंगाई का है। महंगाई में कमी आने की वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी आना है, जिसकी वजह से 8 सालों की सबसे कम महंगाई दर्ज की गई। जून में खुदरा महंगाई दर 2.1% थी, जो कि जनवरी 2019 के बाद से न्यूनतम स्तर था और ये मौजूदा जुलाई का हमने आंकड़ा दिखाया। जुलाई में खाद्य महंगाई दर घटकर -1.76% पर रही है। तो ये लगातार आंकड़ा कैसे कम हुआ है? जनवरी 2019 के बाद खाद्य महंगाई दर का सबसे निचला स्तर एक तरीके से दर्ज किया गया था। उसके बाद में जून के मुकाबले इसमें 0.75% की कमी दर्ज की गई है और ये महंगाई पर आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की खुदरा महंगाई दर 3.1% रहने का अनुमान भी जताया है। तो ये अपने आप में आम लोगों के लिए महंगाई के मोर्चे पे राहत देने वाली खबर है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मोदी सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ देश भर के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस बीच किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि किसान उनके लिए सबसे पहले आते हैं। हर किसान का दिल खुश हो गया जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसानों, मछुआरों और जो भी इस स्थिति में शामिल जो सेक्टर हैं, पशुपालक हैं, पोल्ट्री के किसान हैं, मैं किसी भी किसान के हितों से समझौता नहीं करूंगा। और उसके बाद जिस तरह से लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, और सबसे पहले मैं इसमें 2 बातें देखी माननीय मंत्री जी, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे थे जो समझौता वार्ता से पहले ये कह रहे थे कि किसान हितों की बलि नहीं देनी चाहिए, और जब देश के प्रधानमंत्री ने दिखा कि हाँ वाकई 56 इंच का सीना इस सरकार का है, तो वही लोग मैंने सोशल मीडिया पे ये कहते देखे कि देखो आप बताते थे कि आपकी अमेरिका से दोस्ती है और आप पे 25% टैरिफ लगा दिया। हमने क्या कहा प्रेस के माध्यम से?
हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए दोस्ती दोयम है और प्राथमिक किसान हित हैं। उन्होंने किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ महीनों से जिस तरह से टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर दुनिया भर में उनकी आलोचना भी हो रही है। टैरिफ वॉर के बीच अब अमेरिका से ही ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठती दिखाई पड़ रही हैं और कई प्रबुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इन फैसलों को बेतुका और गलत बता रहे हैं। अमेरिका के एक बड़ा वर्ग ऐसा भी मानता है कि ट्रंप की इस प्रकार की नीतियों से अमेरिका को ही नुकसान होगा और तमाम मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका के संबंध खराब होंगे। कैसे, आप देखिए इस खबर में। फिलहाल मुझे मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ थोपे जाने से कई अमेरिकी भी नाराज हैं। अमेरिका स्थित डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकी नागरिकों ने कहा है कि अमेरिका की सरकार को रूसी तेल आयात पर शुल्क नहीं लगाना चाहिए था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि जवाब देने वाले 53% उत्तरदाताओं ने इस कदम का विरोध किया, जबकि 43% ने इसका समर्थन किया है। रिपब्लिकन पार्टी की भारतवंशी नेता और अमेरिका की पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयानों की आलोचना की है। निकी हेली ने अमेरिका को सलाह दी है कि उसे भारत जैसे मजबूत सहयोगी देश के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने कहा है कि इससे अमेरिका भारत संबंध खतरे में है। ट्रंप के बयान ने भारत सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया। बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। अमेरिका के पूर्व उप सहायक विदेश मंत्री इवान ए फिगनबॉम ने कहा है कि ट्रंप भारत अमेरिका के 25 सालों से बने रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका भारत संबंधों का फिर से राजनीतिकरण होना धीमी रफ्तार से होने वाली तबाही है। ये दोनों तरफ से हो रहा है। इससे 25 सालों में हुई तरक्की बर्बाद हो सकती है। फिगनबॉम ने आगे कहा कि 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई, यहां तक कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी ऐसा हुआ। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत का अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना बिल्कुल सही है। पीएम मोदी का भारत के हित के लिए फैसला लेना ऐतिहासिक कदम बन गया है। इससे अमेरिका को भी सबक मिला है कि वो भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप गलत हैं और अमेरिका इससे निपटने की कोशिश करेगा। बता दें कि ट्रंप ने भारत से नाराज होकर उस पर टैरिफ बढ़ाया है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे, जबकि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।